नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सफलता सीरीज के अंतर्गत हम मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था कांग्रेस के प्रमुख महत्वपूर्ण अधिवेशन। कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए उनकी अध्यक्षता किसने की थी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ है, उस नेता से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसका एक पार्ट हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप सबने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ भी, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अगर आपका सपना है कि आपको वर्दी लेनी है, आपको जीडी की तैयारी करनी है, आपको आरओ बनना है, कुछ भी बनना है, शिक्षक बनना है, बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम, तो पहला स्टेप होता है कि आप सपना देखिए, उसके बाद उसके लिए पहला स्टेप लीजिए, कुछ तो कदम चलिए। अगर आप 2 कदम चलेंगे ना, कुछ तो दूरी आपने तय की होगी ना, तो धीरे धीरे मंजिल आसानी से मिल जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं ले पाते, तो बस अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। अभी कुछ एग्जाम की आपकी डेट नहीं आई है, तो इस टाइम का यूटिलाइज करिए। आपको पता है कि हमने पढ़ा था 1907 का सूरत अधिवेशन। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रासबिहारी बोस ने। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस क्या होती है, 2 दलों में बढ़ जाती है। 1905 का बंगाल विभाजन होता है। अब बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव आए थे। अब स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव को चलाने के तरीकों को लेकर कांग्रेस के दोनों दल के नेताओं में मतभेद हो जाए, क्योंकि कांग्रेस के गर्म दल के नेता चाह रहे थे कि बंगाल विभाजन के विरोध के स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव को हम पूरे इंडिया में चलाएं, जबकि आपके नरम दल के नेता कह रहे थे कि बंगाल विभाजन के विरोध है तो सिर्फ बंगाल में चलाएंगे। इस कारण से दोनों के मत में मतभेद हो जाता है। मतभेद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस आपके 2 दलों में बढ़ जाती, गरम दल और नरम दल। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रासबिहारी बोस ने। गरम दल के प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल और घोष, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, ये क्या थे, आपके प्रमुख नेता थे। अगला कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन होता है 1911 का। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित विश्व नारायण धर ने। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया जाता है। इस राष्ट्रगान को हमने अपनाया कब था, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इस दिन हमने क्या किया था, भारत के राष्ट्रगान को, भारत के राष्ट्रगीत को और भारत के राष्ट्रपति को चुना था। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, तो राष्ट्रगान पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान को लिखा किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसी और देश की भी राष्ट्रगान को लिखा है क्या? बिल्कुल। 1905 में जब आपका बंगाल विभाजन हो रहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सुमार बांग्ला गीत लिखा था। अमार सुमार बांग्ला गीत को 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना लिया जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के साथ साथ बांग्लादेश के राष्ट्रगान की भी रचना की थी। अच्छा, आपको पता है कि राष्ट्रगान के गायन में कितना समय लगता है? हमारे राष्ट्रगान के गायन में 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान को गाते कब है पता है? जब हमारे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर को सलामी दी जाती तब हम राष्ट्रगान को गाया जाता है। जब कोई परेड का आयोजन होता है तब भी राष्ट्रगान को गाया जाता है। औपचारिक अगर कोई राज कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है तब भी हम राष्ट्रगान को गाते हैं। सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्रपति के आने पर और उनके वापस जाने पर तब भी राष्ट्रगान को गाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं कई बार याद रहती, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अगर ऑल इंडिया रेडियो पर राष्ट्रपति के संबोधन की शुरुआत हो रही तब हम राष्ट्रगान गाएंगे और आखिरी में भी राष्ट्रगान गाते हैं। अगर आपके राज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यक्रम में जाने और उनके वापस आने पर भी राष्ट्रगान गाया जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या होते हैं? अगर आपका कोई राज्य होता है तो वहाँ पे क्या होता है, राज्यपाल नियुक्त होता है। जो आपके यूटी होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को जब परेड में लाते हैं तब भी हम राष्ट्रगान गाते हैं। रेजिमेंट के जब रंग प्रस्तुत किए जाते हैं तब भी राष्ट्रगान गाते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है अगर ना पता हो तो एक बार इसको समझ लीजिएगा। ऐसा भारत के नागरिक भी आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारा राष्ट्रगान कब कब गाया जाता है। इसके बाद 1916 का लखनऊ समझौता होता है। 1916 के लखनऊ समझौते की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। अब 1916 में 2 इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं। पहला क्या होता है, कांग्रेस के दोनों दलों का विलय हो जाता है। भाई कांग्रेस के दोनों दल 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग अलग बट गए थे। 1916 के लखनऊ समझौता में दोनों दल आपस में विलय कर देते।
इसके साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो जाता है। आप सबको पता है कि पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में आपका प्रथम विश्व युद्ध होता है। अब 1914-1918 के बीच में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो अंग्रेजों ने क्या किया था, ब्रिटेन वालों ने तुर्की मुसलमानों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया था। ब्रिटेन के दो प्रमुख शत्रु थे, तुर्की और जर्मनी। इसीलिए जर्मनी क्या कर रही थी, भारतीय क्रांतिकारियों को साथ दे रही थी, तो तुर्की के मुसलमानों के साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया। इसके साथ साथ तुर्की के खलीफा पद को समाप्त कर दिया था। इससे भारतीय मुसलमान और मुस्लिम लीग को समझ में आ गया कि अंग्रेज हमारे बीच में क्या कर रहे हैं, सिर्फ फूट डाल रहे हैं, सांप्रदायिकता का बीज बो रहे हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ अपना ब्रिटेन का कल्याण करना है। तो इसमें क्या होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो जाता है। अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1908 में मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन होता है, जिसमें मुस्लिम लीग ने पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कब किया गया था? 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट के द्वारा। देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स जरूर बनाएगा। आप क्लास को देखने से जब तक अगर आप पॉइंट याद नहीं हो रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो और मेहनत करना चाहते हो, गुणवत्ता से समझौता नहीं करते, तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, मेहनत करना पड़ेगा, सफलता शॉर्टकट से नहीं मिलेगी। तो लखनऊ समझौता की अध्यक्षता किसने की थी? तो लखनऊ समझौता की अध्यक्षता की थी आपके अंबिकाचरण मजूमदार ने। इसके बाद 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट पहली महिला है जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। एक्चुअली 1916 में एनी बेसेंट ने क्या किया था, बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन चलाया। होम रूल लीग का आंदोलन का इतना प्रचार प्रसार हुआ कि कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने भी होम रूल आंदोलन से जुड़े थे। इसीलिए 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की दो प्रमुख पत्रिकाएं हैं, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किनकी पत्रिका है? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की पत्रिका है। न्यू इंडिया इनकी कैसी पत्रिका है? न्यू इंडिया इनकी दैनिक पत्रिका है, जबकि कॉमनवेल्थ कैसी पत्रिका है? साप्ताहिक पत्रिका है। यंग इंडिया किसकी है? यंग इंडिया आपके महात्मा गांधी जी की है। एनी बेसेंट पहली महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। पहली महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन में संबोधन दिया था, कादम्बनी गांगुली। कब? 1890 का जब आपका कलकत्ता अधिवेशन होता है, पहली महिला थी कादम्बनी गांगुली जिसने संबोधन दिया था। कांग्रेस से जुड़ी हुई 3 महिलाएं याद रखिएगा। पहली महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन में संबोधन दिया था, कादम्बनी गांगुली। पहली महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, सरोजिनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन की। 1920 का नागपुर अधिवेशन होता है। 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वीर राघवाचार्य ने। नागपुर अधिवेशन में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन को अनुमति मिली थी क्योंकि कांग्रेस के कार्य करने का तरीका कैसा होता था भाई, जो आपका अधिवेशन होता था उसमें कोई प्रस्ताव पारित करते, 1 साल उसके लिए काम कर रहे होते थे। तो 1920 का जब नागपुर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं वीर राघवाचार्य, इसमें क्या होता है, असहयोग आंदोलन को अनुमति मिल जाती है। इसके बाद क्या होता है, 1924 का बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सिर्फ कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता की थी। कब? 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा असहयोग के माध्यम से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के संकल्प को अपनाया। यह उन्होंने कहा कि हमें अहिंसा और असहयोग 2 चीज़ों का प्रयोग करना और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना है। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी थी? तो केसर इन हिंद की उपाधि। 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी भारत आते हैं, इसलिए 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, महात्मा गांधी भारत है तो इस टाइम पे क्या चल रहा था आपका? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने बहुत सारे भारतीयों को सेना में भर्ती कराया तथा उन्हें प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहते हैं। आज की क्लास में हमने इतने पॉइंट डिस्कस किए, बाकी पॉइंट कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।